हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्न बाय एक्सपर्ट में। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं जनरल नॉलेज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पार्ट 1 बना दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, सो आई हैव अ रिक्वेस्ट, आप पार्ट 1 जरूर देखिए, बिकॉज उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इस सीरीज में हम वही क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। सो आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो भी पैटर्न आपको पता लगेगा, आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, इनफैक्ट यही एग्जाम्स नहीं, एसएससी के एग्जाम्स में भी आप यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और आपको क्वेश्चंस सिमिलर पैटर्न के ही मिलेंगे, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि थोड़े फैक्ट्स अलग कर सकते हैं, बट क्वेश्चंस के पैटर्न एकदम सेम रहेंगे। सो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिएगा, अदरवाइज इसका यूज नहीं होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम अपना वीडियो। हमने 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे पिछले वीडियो पार्ट 1 में। दिस इज द पार्ट 2 सेशन 2 ऑफ आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। सो लेट अस कंटिन्यू विद द सीरीज एंड हियर वी हैव 26 क्वेश्चन। सो बांग्लादेश हैज अ बॉर्डर विद, बांग्लादेश जो एक कंट्री है उसका वो उसके साथ कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर है। आपके सामने चार ऑप्शंस दिए हुए हैं: इंडिया, इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया एंड भूटान, इंडिया एंड चाइना। अगर आपने इंडिया का मैप देखेंगे, आपने देखा होगा अ, कुछ सिमिलर ऐसा सा, नॉट एग्जैक्टली ऐसा। आई एम रियली सॉरी, मेरी थोड़ी ड्राइंग थोड़ी सी पथेटिक है। कुछ ऐसा सा है बांग्लादेश, राइट। थोड़ा फनी ड्राइंग है, सो प्लीज आप इसको थोड़ा सा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ओके, सो यहाँ पे वी हैव गॉट वेस्ट बंगाल, यहाँ पे हमारे पास है वेस्ट बंगाल। ये मैंने बांग्लादेश बनाने की कोशिश करी है। बांग्लादेश के एकदम इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, वेस्ट बंगाल है। हाँ, और यहाँ पे आपको दिखेगा असम से एडजॉइनिंग है। असम का बॉर्डर बांग्लादेश कंट्री के साथ एडजॉइन होता है। और यहाँ पे हमारे पास है मेघालय। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अभी तक इंडिया का ही बॉर्डर चल रहा है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, देन असम है, देन मेघालय है, और यहाँ पे आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा के साइड से ऐसा बांग्लादेश ऐसा सा कुछ निकलता हुआ यहाँ पे आता है मिजोरम। मैं एक रफली आपको आइडिया देना चाहती हूँ। अगर मैं इंडिया में बात करूँ, ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके कैसे हम दूसरी फॉर्म में पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेट्स है इंडिया की जो एडजॉइन करती है। एक हो जाएगा वेस्ट बंगाल, है ना, दूसरा हो जाएगा असम, एक फिर आता है मेघालय, ये हमारे नॉर्थ में हो जाता है, देन आता है हमारे पास त्रिपुरा, फिर उसके बाद मिजोरम। ये हमारी कितनी होगी, 5 स्टेट्स हैं इंडिया की जो बांग्लादेश बॉर्डर को एडजॉइन करती हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी कंट्री है जो एडजॉइन करती है वो है म्यांमार। म्यांमार और बांग्लादेश का बॉर्डर भी छोटा सा लैंड है, ज्यादा बड़ा नहीं है, वो भी एडजॉइन करता है। और इस साइड पे अगर मैं ओशन की बात करूँ, इसका जो साउदर्न टिप है वो एक ओशन में एडजॉइन करता है, वो है बे ऑफ बंगाल। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जरूरी नहीं क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट आए कि बांग्लादेश का बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ है। हो सकता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये मिल जाए कि कौन सी स्टेट्स इनमें से बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है ना, या फिर कौन सा ओशन है जो बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ एडजॉइनिंग है, या बांग्लादेश का बॉर्डर उस ओशन के साथ मिलता है। तब हम क्या बोल सकते हैं, बे ऑफ बंगाल। स्टेट्स की बारी आई तो ये 5 स्टेट्स हैं। कंट्री की बारी आई तो ये सारे क्या है, इंडिया का हिस्सा है। मैंने आपको बताया एक इंडिया है और एक म्यांमार है। अब आपको अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पता लग गया होगा कि बांग्लादेश कंट्री के साथ कौन सा बॉर्डर, कौन सी और कंट्रीज अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। आंसर हमारा क्या है, इंडिया एंड
म्यांमार। सो आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो जब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग ऑल दी फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट्स है उससे रिलेटेड हमने वो भी डिस्कस कर लिए, राइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Science of the study of preserved remains or traces of animals, plants and other organisms from the remote is called। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि जो भी हम बचे जो एनिमल्स के जो ट्रेसेस बचे होते हैं, जो रिमेन्स, यानी रिमेन्स यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जैसे जानवर क्या है जब मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडी क्या है, मैक्सिमम जो बॉडी है वो क्या होती है, धरती में मिल जाती है ना। और धरती में उस बॉडी जो है कितने सालों तक वो रहती है। हम इसको एक टर्म बोलते हैं गाइस, इसको हम जो टर्म बोलते हैं उसको हम बोलते हैं फॉसिल्स, है ना। तो फॉसिल्स हम बोलते हैं, तो यानी हम उनकी जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई, एक ये साइंस का एक सेक्शन है, उनकी पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं उसकी पढ़ाई को, राइट। तो आपके पास चार ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन भी देखेंगे ना तो आपको उसी से अंदाजा हो जाएगा क्या। देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी से अगर आप देखो ना, इसको याद करने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आप ये देख रहे हो पहला तीन अक्षर क्या है, एंट है। एंट हमारा क्या है, इंसेक्ट्स। सो इससे आप ये याद कर लेना कि जहां पे भी एंथ्रोपोलॉजी की बात हो रही है, यानी जो इंसेक्ट्स की अगर हम स्टडी करते हैं, एंट हो गया, इससे एंट का मतलब इंसेक्ट, तो इंसेक्ट की स्टडी को हम क्या कह देंगे, एंथ्रोपोलॉजी। सो ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, आर्कियोलॉजी। आपने बहुत सुना होगा कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं। सो आर्कियोलॉजी यानी मॉन्यूमेंट्स, एंशियंट जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स कह दो, मॉन्यूमेंट कह दो, है ना, या फिर आप कह दो हेरिटेज साइट कह दो, कुछ भी बोल दो, उन सब की पढ़ाई करना इज आर्कियोलॉजी। अब हम बात करते हैं पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी, इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब गाइस, इस वर्ड का मतलब ध्यान से सुनिएगा, इस वर्ड का मतलब होता है फॉसिल्स। और फॉसिल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फॉसिल्स क्या होता है, जो भी एनिमल हो, जानवर हो, या ह्यूमन बीइंग हो, या फिर पौधे हो, जब ये मिट्टी में मिल जाते हैं तो ये क्या होते हैं कि नेचर है, देखिए एक नेचर का करिश्मा ये है कि मतलब हम लोग सब मिट्टी में जाने वाले होते हैं ना। तो उन चीजों की पढ़ाई करना हम क्या बोलते हैं, पेलियंटोलॉजी। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम फॉसिल्स की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। सो अब नेक्स्ट आ जाते हैं फार्मिकोलॉजी। आपने सुना है कहीं पे आप केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं, लिखा होता है ना फार्मासिस्ट, है ना। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो, फार्मा, फार्मा तो यानी कुछ मेडिसिन से रिलेटेड है। सो बेसिकली ये जो होती है, इट इज अ स्टडी ऑफ ड्रग्स। सो ड्रग्स यानी उनका इफेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी पे। सो इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल नेचर, मतलब हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है उस ड्रग्स से लेने से। सो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी। तो आपको क्लियर हुआ, एंथ्रोपोलॉजी, एंट यानी इंसेक्ट, इंसेक्ट्स की पढ़ाई। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी यानी एंशियंट बिल्डिंग्स की पढ़ाई। पेलियंटोलॉजी यानी फॉसिल्स की पढ़ाई। फार्माकोलॉजी यानी ड्रग्स की पढ़ाई। हाँ। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, अब तो आप बता पा रहे होंगे, पेलियंटोलॉजी। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम atomic weight of an element was compared with which of the following to get the atomic weight of that element। सो ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन भी आए हैं, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि खाली फिजिक्स ही नहीं, केमिस्ट्री नहीं, बायो, सबसे क्वेश्चंस आते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऐसा एकदम कॉन्सेप्ट्स के अंदर जाके क्वेश्चंस नहीं होंगे। सो बेसिक डेफिनेशन, एटॉमिक वेट की डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि एटॉमिक वेट में हम हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं। सो एक मैं आपको फैक्ट बता दूं, यहाँ पे क्या लिखा है कि एटॉमिक वेट जो होता है एलिमेंट का, कौन से एलिमेंट के एटॉमिक वेट से कंपेयर किया जाता था। तो जब भी था की बात आएगा वो हमेशा हाइड्रोजन होगा। लेकिन क्या हुआ, मतलब कुछ साल पहले हमने इसको रिप्लेस कर दिया कार्बन से। तो अगर
यहाँ पे इज होता तो आंसर क्या हो जाता, कार्बन। आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन इतने ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आंसर्स जो ऑप्शन देख रहे हैं एकदम आसपास होती हैं। सो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो अभी इसमें क्या है, वॉज है, तो हमें क्या आंसर आ जाएगा, वी विल बी गेटिंग एन आंसर हाइड्रोजन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following planet is similar in size to Earth? So इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आंसर इज वीनस। वाई, क्यों? वीनस को आपने सुना होगा, वीनस को हम ट्विन भी कहते हैं अर्थ का, है ना, हमारी धरती का ट्विन भी कहते हैं वीनस को। आप जानते हैं क्यों? एक एक तो सिमिलर साइज का है, दूसरा जो मास माना जाता है वो भी हमारा लगभग धरती का और वीनस का बराबर माना जाता है। और जो भी कॉम्पोजिशन है, यानी जो हमारी मिट्टी जिन जिन चीजों से बनी है वो भी समवट मतलब कुछ हद तक काफी काफी सेम है। और आप उससे भी इम्पोर्टेंट चीज एकदम पास में है। हाँ, क्योंकि अगर मैं सूरज की बात करूं, सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट क्या है, मरकरी, फिर क्या आता है, वीनस, फिर क्या आता है, अर्थ, फिर आता है मार्स एंड सो ऑन, और उसके बाद बहुत सारे आते हैं। तो आप देख रहे हो वीनस और अर्थ आसपास है। सो एकदम आप देखोगे ना दोनों प्लैनेट्स को तो एकदम बहनें ही लगती हैं, तो ट्विन भी बोलते हैं, बहन भाई जो भी आप कहिए। सो अब एक ही प्लैनेट को हम हमेशा ट्विन बोला जाता है, रेफर किया जाता है, तो वो कौन सा है, वीनस है। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? सो हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन सब में से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? सो आप खुद ही, आप अगर ये क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको खुद ही आंसर आप इमेजिन कर सकते हैं कि कौन सा होगा। आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। हाँ, अच्छा मैं एक चीज बताऊंगी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, हो सकता है आप में से कुछ बोले 7, कुछ बोले 8। सो अगर अब आप मुझसे पूछेंगे कि 7 है 8 है, तो 7 एकदम गलत है, 8 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली करंट अफेयर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, चलो, कि रिसेंटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट डिस्कवर हो गया है जिसे हम क्या बोलते हैं, जीलैंडिया। ठीक है, जीलैंडिया जो है बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और रिसेंटली कंफर्म कर दिया है इसे। एक नॉलेज, ये बहुत सालों से इसकी पढ़ाई चल रही थी, इसको इसकी स्टडी चल रही थी, बट अब इसके एकदम इसको कंफर्म कर दिया गया कि ये पहले जो प्लैनेट था ना, यहाँ पे बड़े सारे डायनासोर्स वगैरह पाए जाते थे, ऐसा माना जाता है। और ये अब इसका जो 80% लैंड है ना, 80% लैंड पानी के अंदर है। आप इसकी न्यूज़ सर्च करेंगे आपको और भी फैक्ट्स मिलेंगे, और ये करंट अफेयर है तो मैं आप चाहूंगी कि आप जरूर इसको एक बार न्यूज़ में देख लें। सो जीलैंडिया का 80% लैंड पानी में है और इसके अंदर एक छोटा सा देश है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड। सो हमने क्या किया, इसको पूरा कॉन्टिनेंट बोल दिया है। सो दिस इज द 8th कॉन्टिनेंट नाउ। क्लियर? और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया हमारा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मार्श गैस? मार्श गैस किसको बोला जाता है? मार्श गैस का दूसरा नाम, गाइस ध्यान से सुनिए, मार्श गैस का दूसरा नाम है मिथेन। ठीक है, अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका केमिकल नेम क्या है या फिर इसको आप फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, CH4। नाउ मिथेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बायोफ्यूल माना जाता है। बहुत गांव वगैरह में भी आप देखते होगे ना कि गोबर वगैरह जो लगाते हैं, मतलब गांव में भी एक बहुत ट्रेडिशनल मिथेन गैस यूज करी जाती है, और उनका एक तरीका होता है निकालने का। सो जो भी पुरानी जो चीजें होती है जब गल जाती हैं एकदम, उससे जो गैस रिलीज होती है वो मिथेन होती है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन किसने इन्वेंट किया? ओके, अब आप में से अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि पेनिसिलिन होता क्या है, पेनिसिलिन इट इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक का ग्रुप है।
ठीक है। सो हमारी जो भी दवाइयाँ होती हैं, जैसे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उसके ट्रीटमेंट में हम पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं। एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फीवर हो जाए या स्किन इन्फेक्शन हो जाए, कानों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए हम पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, पेनिसिलिन को पहले मोल्ड जूस कहा जाता था। जी हाँ, मोल्ड जूस कहा जाता था। है ना इंटरेस्टिंग बात? सो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इसका पुराना नाम क्या था एंड व्हाट इज़ इट, और ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज़ को ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। और ये किसने इन्वेंट किया है? ये इन्वेंट किया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये इन्वेंट किया है। ग्रेट! तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the desert? What is the name of the desert adjoining the Thar Desert in Pakistan? पाकिस्तान के थार डेजर्ट को कौन सा डेजर्ट एडजॉइन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है चोलिस्तान। ऑल राइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following hormone is not secreted by thyroid gland? थायराइड ग्लैंड के बारे में हो सकता है आपने काफी सुना हो। बहुत लोगों को बीमारियां आजकल बहुत कॉमन है थायराइड ग्लैंड की, कि किसी को हाइपर थायराइड हो जाता है, किसी को हाइपोथायराइड हो जाता है। सो हमारे क्या होता है, गले में एक ग्लैंड होता है, उसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, है ना। तो जो भी आयोडीन की जो लेवल है बॉडी में, वो मेंटेन करता है ये ग्लैंड, तो बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग बहुत मोटे हो जाते हैं इसकी कमी के कारण, अगर ये ढंग से काम नहीं करता। कुछ लोग बहुत पतले हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और इससे ना ये इसकी कुछ चीज़ें ब्रेन से भी जुड़ी हुई होती है, तो ब्रेन भी कभी कभी इफेक्ट हो जाता है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम इस ग्लैंड के बारे में, बहुत कॉमन है आजकल, काफ़ी ज़्यादा इसकी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश हो रही है। तो 3 हार्मोन ये रिलीज़ करता है, ओके, 3 हार्मोन्स। अगर आप पहली 3 ऑप्शन देख पा रहे हैं, थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, ट्रायोडोथायरोनिन। सो बेसिकली T3, T4 और कैल्सिटोनिन। सो सॉरी। सो ये 3 हार्मोन ये थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। ठीक है, ये बात आप एकदम ध्यान रखना। थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन एंड थायरोनिन। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो गया कि इसमें से कौन सा हार्मोन नहीं सीक्रेट करता? आंसर इज थाइमोसिन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is electrically neutral and weakly interacting subatomic particle. So dash is electrically neutral and weakly interacting subatomic particle. So question बहुत आसान है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, अब आपको बताना है इसमें से इलेक्ट्रिकल, जिसमें से न्यूट्रल कौन सा। न्यूट्रल यानी पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इट इज न्यूट्रल। और वीकली इंटरेक्टिंग सब एटॉमिक पार्टिकल। सो इसमें जो कंफ्यूजन आ सकता है, एक्चुअली मे बी अगर इधर न्यूट्रॉन दे देते तो आपको कंफ्यूजन जरूर आ जाता। ओके, इससे पहले मैं आपको आंसर बताऊं, मैं एक चीज बताती हूँ कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। एटम की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, 3 मेजर चीजें होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, देन वी हैव न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है? नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं तो क्या होता है, बीच में क्या होता है, कोई भी एटम के सेंटर में क्या होता है, हमेशा न्यूक्लियस होता है ना। और उस न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। सो आप देख रहे हो, न्यूट्रॉन क्या होता है? नो चार्ज। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज। और जो इसके आसपास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के शेल्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। और ये क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे घूम रहे होते हैं, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होते हैं ना नेगेटिव, तो फिर ये यहाँ पे घूम रहे होते हैं। हाँ, सो आपको इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, प्रोटॉन समझ में आ गया। अब आप मुझसे पूछो कि पॉजिट्रॉन क्या होता है। सो कुछ लोग पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन को सेम कहते हैं, बट प्लीज कंफ्यूज मत होना, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। प्रोटॉन क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है। एक बात है, बस एक डिफरेंस है, प्रोटॉन क्या होता है? न्यूक्लियस। दोनों ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिट्रॉन भी और प्रोटॉन भी,
पर ये होता है न्यूक्लियस में, लेकिन ये क्या होता है शेल्स में। सो इसको हम पता है कभी कभी क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, है ना। तो ऐसा ये इलेक्ट्रॉन जिसका पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये बाहर शेल्स में घूम रहा होता है, ठीक है। ऐसे ही तो इसको हम ना सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोलते हैं। सो दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल। हाँ, और ऐसी सिमिलरली न्यूट्रिनो भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। जैसे पॉजिट्रॉन घूमता है, वैसे ही क्या होता है न्यूट्रिनो भी घूमता है। बट इसका क्या होता है, इट डजंट हैव एनी, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। और ये भी क्या है, हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है। सो आपको समझ में आया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन एक अलग चीज होती है। डिफरेंस एक बहुत बेसिक है, हाँ, बाकी प्रॉपर्टीज एकदम सेम है। सो हमारा जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि कौन सा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो न्यूट्रिनो क्या है हमारा, न्यूट्रिनो हमारा क्या है, न्यूट्रल चार्ज है और सब एटॉमिक पार्टिकल भी है। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। तो अगर आपने ग्लैंड्स के बारे में नहीं भी पढ़ा, आप तब भी आंसर कर सकते हैं। सिंपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि पसीना कहाँ से आता है हमारी बॉडी में, हमारी पसीना कहाँ से आता है, हमारी स्किन से निकलता है। तो स्वेट ग्लैंड्स यानी वहां पे कोई ग्लैंड होगा ना जहाँ से पसीना निकल रहा है। तो यानी आप खुद अगर सोचे तो स्वेट ग्लैंड्स कहाँ होने चाहिए, स्किन पे होने चाहिए। आपको आंसर यही मिल गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्य सभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, राज्यसभा के कितने मेंबर्स वो नॉमिनेट करते हैं। सो 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं। और लेकिन इसका क्राइटेरिया होता है, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने इन, मैं आपको 4 फील्ड्स के नाम बताऊंगी, उसमें उन्होंने कुछ बहुत ही ज्यादा अचीव किया हो। एक हो जाएगा साइंस, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है, जैसे यहाँ 12 मेंबर्स पूछते तो एक ऑप्शन पूछ सकते हैं कि किस बेसिस पे करते हैं, तो साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। सो इन चारों में अगर उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा अचीव किया है, तो प्रेसिडेंट उसके बेसिस पे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। और कितने साल के लिए नॉमिनेट होते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफी जगहों पे पूछा गया है और ये आ चुका है। तो इनका जो टेन्योर होता है वो होता है 6 इयर्स, क्योंकि राज्यसभा का भी कितने का टेन्योर होता है, 6 इयर्स का होता है, राइट। क्लियर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, 12 मेंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is the full form of CFC? CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप देखते हैं एसी वगैरह हम चलाते हैं, हम उससे क्या होता है कि वो गैस एक निकलती है, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। और ये माना जाता है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत घातक है, खतरनाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Internal pacemaker is located in which of the following parts of human body? हमारी इंसानों की जो बॉडी में पेसमेकर कहाँ पे होता है? सो पेसमेकर गाइस हार्ट में होता है, जी हाँ। पेसमेकर का काम क्या होता है, पेसमेकर का काम होता है, आप जो भी आप पल्स गिनते हैं ना, कि आप हाथ पकड़ते हैं और आपको एक दिखते है कि हार्ट बीट आपको सुनाई देती है, तो वो हार्ट बीट आप जानते हैं किसके कारण सुनाई देती है, ये पल्स मेकर के कारण सुनाई देती है, जी हाँ। जो पल्सेस हैं जो ऊपर नीचे हो रही हैं, वो पेस मेकर का काम होता है। तो पेस मेकर क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करता है ना। और वो सिग्नल्स जो होते हैं, ये जो काम होता है जनरेट करने का, वो पेस मेकर का काम होता है, ठीक है। सो पेस मेकर कहाँ पे लोकेट हुआ, हार्ट में लोकेट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है। सो मॉडर्न केमिस्ट्री के जो फादर हैं उनका नाम है एंटोइन लाउजर। ओके, अगर मैं यहीं पे आपसे हो सकता है क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न का, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि बायोलॉजी के फादर कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, एरिस्टोटल। यही मैं अगर आपसे पूछ लूं फिजिक्स के फादर कौन है, तो फिर आप क्या बोलोगे, इजैक न्यूटन।
न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं ना, इजैक न्यूटन। सो ये दो भी आप साथ में याद रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। केमिस्ट्री ना होकर हमने बायोलॉजी पूछ लिया या फिर फिजिक्स पूछ लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मीजल्स, बहुत ही पढ़ा होगा आपने मीजल्स के बारे में। ये कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ये डिजीज होती है? तो ये जो डिजीज होती है वायरस के कारण होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द साइंटिफिक एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट इज कॉल्ड। सो मैं आपको चलो ऑप्शन से ही बताती हूँ, एक एक एक्सप्लेन कर, यहाँ से शुरू करती हूँ। ऑर्निथोलॉजी, आप देख रहे हो पहला वर्ड ऑर्नी, ये हम जनरली यूज करते हैं बर्ड्स के लिए। तो अगर जो भी जहाँ पे भी हम बर्ड्स की पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। अच्छा, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में एंट दिख रहा है, आप इसे रिलेट कर सकते हैं प्रॉब्ली इंसेक्ट्स के साथ। सो इंसेक्ट्स की पढ़ाई को हम क्या बोल देते हैं? एंटोमोलॉजी। माइक्रोबायल बायोलॉजी, माइक्रो यानी इतने छोटे होते हैं कि दिखते नहीं है, तो ये क्या आप बोल देंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई को हम बोल देते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी यानी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कौन कौन आते हैं? हम ऑर्गेनिज्म भी आता है ना, हम सब आते हैं, जानवर हो, प्लांट्स हो, हमारी नेचर हो, हमारा एनवायरमेंट हो, बेसिकली एनवायरमेंट की स्टडी। तो अब आप समझ पा रहे हैं इन सब में से कौन सा बेटर ऑप्शन है? यस, इकोलॉजी। सो यानी जो भी ऑर्गेनिजम्स हो और एनवायरमेंट के रिलेशन को जो पढ़ते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। क्लियर? चलिए, अब आपने एक पढ़ा लेकिन आपको बेसिकली चार और पता लग गए। तो अगर आपको घूम फिर के हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ ले ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, तो आपको पता होगा। एंटोमोलॉजी क्या होता है, आपको पता होगा। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, आपको पता होगा। सो देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। Through which of the following countries does the river ब्रह्मपुत्र not flow? So कौन सी कंट्रीज में से ब्रह्मपुत्र नहीं फ्लो करती है? अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगेन मेरी ड्राइंग को थोड़ा एक्सक्यूज कीजिएगा, ऐसी सी कुछ सी यहाँ पे गुजरात है, इंडिया है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माय ड्राइंग। सो क्या होता है, जो ब्रह्मपुत्र जो है चाइना से यानी तिब्बत से निकलती है, ठीक है। सो जब तिब्बत से निकलती है ना, अरुणाचल प्रदेश में वो एंटर करती है। मैं ऐसे ही समझा देती हूँ आपको। तिब्बत से निकलने के बाद इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है असम में, असम से वो जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के बाद यहाँ से आप लगा लीजिए, बांग्लादेश के बाद वो सीधा चली जाती है बे ऑफ बंगाल में ज्वाइन कर लेती है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तिब्बत में या चाइना में हम ब्रह्मपुत्र का क्या नाम बोलते हैं? हम बोलते हैं सैंगपो रिवर। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। एक और क्वेश्चन जो आया रिसेंटली भी एक एग्जाम में आ चुका है कि इंडिया में जिस पॉइंट पे वो एंटर करती है उस पॉइंट का क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर सकती है, हो सकता है वो पूछ ले कौन सी स्टेट में एंटर करती है, हो सकता है वो पूछ ले उस पॉइंट का नाम क्या है। तो आप क्या आंसर दोगे? उस पॉइंट को बोलते हैं शियो मटन पॉइंट। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, तो ज्यादा अगर अंदर घुस गए तो फिर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आपको बहुत सारे एग्जाम्स में मिल जाएंगे, आरआरबी में कितनी बार आ चुके हैं। सो ये बात याद रखिएगा, चाइना से निकलती है बेसिक, और ओरिजिनेट कहाँ होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिजिनेट होती है कैलाश रेंज से। कैलाश रेंज जो है हमारी हिमालय की, वो उससे ओरिजिनेट होती है, ठीक है। फिर निकलती है तिब्बत में जिसको सांगपो रिवर बोलते हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश में आती है थ्रू शियो मटन पॉइंट, फिर असम में जाती है, बांग्लादेश में एंटर होती है, फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। सो इन ऑप्शंस में से आप बताइए कि कौन सी कंट्री में वो नहीं जाती है? चाइना में जाती है, बांग्लादेश में जाती है, इंडिया में जाती है, तो कौन सा बचा? नेपाल। नेपाल में वो नहीं एंटर करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who gave the order which caused जलियांवाला बाग मैसेक्योर? ठीक है, सो माइकल, सॉरी,
आई एम सो सॉरी, डॉयर पढ़ लिया था गलती से इसलिए हो गया। कर्नल रेजिनल्ड डायर इज द नेम। डायर जरूर याद रखिएगा। तो डायर, कर्नल डायर जनरली उसको बोला जाता है। तो कर्नल डायर ने इंस्ट्रक्शंस दी थी इस मैसेकेयर के कारण, और जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। ओके, मूविंग ऑन। रामखेलिया फोक डांस कहाँ का है? सो इट इज अ फोक डांस। अच्छा, अगर आप लोगों ने डांस की लिस्ट नहीं करी है, एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी बहुत आसानी तरीके से बताया था कि क्लासिकल डांस होता है, एक फोक डांस होता है। बेसिकली दो तरीके के डांस होते हैं जो मेजर होते हैं। फोक डांस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ट्रेडिशन बताते हैं, उस जगह का थोड़ा कल्चर बताते हैं, इसलिए वो फोक डांस होते हैं। क्लासिकल डांस जो है ओरिजिनेट हुआ है नृत्य शास्त्र से। ठीक है, ये ओरिजिनल आप कह दीजिए जो था। फिर इसमें थोड़े थोड़े डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग फॉर्म्स बनते गए, और हमारे पास इंडिया में वी हैव गॉट टोटल 8। इंडिया में अगर मैं बात करूं, भारत में 8 क्लासिकल डांस है। सो आपको मैंने अगर आपको नहीं याद है तो मेरे पिछले पार्ट 1 की वीडियो आप जरूर देखना। और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं गाइस, ये क्वेश्चन जरूर आए हुए हैं कि कौन सा फॉर्म पूछ लिया, कौन सी स्टेट से है, स्टेट पूछ ली, बताओ इसको कौन सा फॉर्म है डांस का। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं, तो आप ये पढ़ के जरूर जाना। सो रामखेलिया फोक डांस की अगर मैं बात करूँ, ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये है बिहार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। NaCl केमिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं? अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें, यहाँ पे आया NH, एमोनिया का होता है NH3, वाटर को होता है H2O, सॉल्ट का होता है NaCl, शुगर का होता है C12H22O11। ठीक है, सो ये केमिकल फॉर्मूला भी आप लोग देख लेना, और सॉल्ट को हम बोलते हैं NaCl। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सॉल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज नो मून? सो मैं अगर इस ऑप्शन में बात करूं, जुपिटर के मून है, मार्स के मून है, नेपच्यून के मून है, वीनस के मून नहीं है। सो ऐसा एक और प्लैनेट है जिसके मून्स नहीं है, वो है मरकरी। सो मरकरी और वीनस ऐसे प्लैनेट्स है जिनके पास मून नहीं है, और सबसे ज्यादा ये क्लोज भी है सन के, है ना। सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी, फिर आता है वीनस, और दोनों के पास मून नहीं है। फिर क्या आता है? मार्स। मार्स के पास 2 मून्स है, और ये भी क्वेश्चन आ चुका है, RRB में आया हुआ है कि मार्स के पास कितने मून है? तो 2 मून है। उनका नाम क्या है? फोबोस एंड डीमोस। ठीक है, अर्थ का आपको पता है, वी हैव गॉट 1 मून जिसका नाम ही मून है। सबसे ज्यादा मून किसके पास है? सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून है, मैक्सिमम मून हमारे पास सैटर्न के है। अच्छा, टोटल प्लैनेट्स कितने हैं गाइस? पहले क्या होता था, प्लूटो टोटल प्लैनेट्स में काउंट होता था, अब प्लूटो काउंट नहीं होता है, रिसेंटली ये चेंज हुआ है। सो ये अपने माइंड से कंसेप्शन हटा लेना, प्लूटो इज नो मोर अ प्लैनेट। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज नो मून? इट इज मर्करी एंड वीनस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following Indian states cultivates saffron? Saffron बोलो, केसर बोलो, एक ही बात है। सो इंडिया में सबसे ज्यादा केसर कहाँ उगता है? जम्मू एंड कश्मीर है गाइस। कश्मीर, वहाँ की मिट्टी बहुत सपोर्ट करती है, वहाँ का केसर बहुत ही फेमस है। सो केसर के अगर नाम याद आए तो जम्मू एंड कश्मीर तो अपने माइंड में आप बिठा ही लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द वन विच इज डिफरेंट और ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। इन सब ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन बहुत ऑड है। अगर आप देखें, सीरियस, मार्स, नेपच्यून एंड सैटर्न। अगर आप देखेंगे मार्स, नेपच्यून एंड सैटर्न तो हमारे प्लैनेट्स के नाम है, तो फिर ये सीरियस किसका नाम है? सीरियस गाइस, ब्राइटेस्ट स्टार जो सबसे ज्यादा चमकता है हमारे यहाँ पे, स्टार जो धरती से दिखता है,
उसका नाम है सीरियस। सो ये आपको पता लग गया, ये तीनों प्लैनेट्स के नाम है, ये स्टार है, ब्राइटेस्ट स्टार है वो भी। तो हो सकता है क्वेश्चन ये भी ट्विस्ट करके पूछ ले, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार का नाम क्या है, तो अब आप ये ऑप्शन करेंगे, राइट। तो इन सब में से आपको ऑड कौन सा लग रहा है, सीरियस। सीरियस क्योंकि एक स्टार है, ये क्या है, प्लैनेट्स है, तो स्टार क्या हो गया, अलग हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the first scientist to create a periodic table of elements? So ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपने देखा, एक और उठ के आ गया कि पहले साइंटिस्ट जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था एलिमेंट्स का, उसका नाम क्या है, मेंडलीव। हम पढ़ते हैं ना मेंडलीव टेबल, है ना, मेंडलीव टेबल करके आपने पढ़ा होगा। सो बेसिकली जो सबसे पहला हमारा पीरियोडिक टेबल है वो हमारे मिस्टर मेंडलीव ने बनाया, ठीक है। सो आज हमने देखा कि हमने 25 क्वेश्चंस और डिस्कस करे हैं। सो हमने पार्ट 1 भी बनाया था जिसमें हमने 25 क्वेश्चन और डिस्कस किए थे। प्रीवियस एग्जाम्स में आप देख रहे हैं कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर उसको ट्विस्ट एंड टर्न करके भी क्वेश्चंस और देने होंगे तो हमने और भी क्वेश्चंस इसी में से और भी फैक्ट्स डिस्कस कर लिए कि ताकि आपको सारी चीजें साथ में क्लियर हो जाए। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे आरआरबी की, ग्रुप डी एंड एनटीपीसी की, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।